चलो ध्यान दो, डिमांड कंप्राइजेस ऑफ थ्री थिंग्स, डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कितने डिटर्मिनेंट्स है? 7। पहला प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। फिर दूसरा इनकम, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। फिर प्राइस पॉपुलेशन, अगेन कौन सा है? डायरेक्ट। फिर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कौन सा है? डायरेक्ट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कौन सा है? इनवर्स। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइजेस, ये भी क्या है? डायरेक्ट। और कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्रॉम है तो डिमांड कम होगा, टू है तो डिमांड बढ़ेगा। इज दैट 100% क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने पढ़े 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से जब डिमांड बढ़ती है, कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। अदर फैक्टर्स की वजह से होती है तो इंक्रीज, डिक्रीज। प्राइस की वजह से होने वाले को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी, डिमांड। अदर फैक्टर्स की वजह से होने वाले को डिमांड। प्राइस के लॉ ऑफ डिमांड किसकी बात करता है? प्राइस की। अदर थिंग्स को तो वो क्या कर देता है? कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स की लॉ ऑफ डिमांड बात नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस की वजह से होने वाले को क्या बोला जाता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो। और अदर फैक्टर्स की वजह से होने वाले को क्या बोला जाता है? शिफ्ट ऑफ डिमांड करो। अगर इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स। प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस। डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के? 2, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड बाय अ कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस प्रेजेंटेड इन अ टेबुलर फॉर्म। और मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एज इट इज डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट देख के समझ में आना चाहिए। डिमांड कर्व की खासियत क्या है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका नाम क्या है? नेगेटिवली स्लोप। रीजन क्या है? प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है? इनवर्स। हर वो चीज़ जो इनवर्स होती है उसका कर्व क्या आने वाला है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डायरेक्ट वालों का अपवर्ड स्लोपिंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक्सेप्शंस, पहला इंफीरियर गुड्स या फिर गिफेन गुड्स, इसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस कम होता है डिमांड कम होता है। कॉन्स्पिशियस गुड्स, गुड्स ऑफ स्नोमोबाइल, वेबलन गुड्स, इसकी खासियत क्या है? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ने की जगह क्या हो जाता है? कम, क्योंकि वो खरीदे ही क्यों जा रहे थे? क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। कम होने के बाद उसकी कोई इज्जत नहीं है। नेसेसिटी ऐसी चीज़ है कि प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी और नेसेसिटी में फ़र्क ये है कि वो टाइम टू टाइम नेसेसिटी और नेसेसिटी ऑल टाइम नेसेसिटी है। जब भी कोई नेसेसिटी कॉन्स्पिशियस होती है तो उस टाइम पे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए डिमांड कम नहीं होती, इसलिए वो एक्सेप्शन में। स्पेकुलेशन उस सोच को बोला जाता है कि आज तक प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे, या आज तक प्राइजेस कम हो रहे तो आगे भी कम होते हैं। तो बढ़ती हुई प्राइस के प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदते हैं और कम होती हुई प्राइस के प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, इसलिए वो क्या बन जाता है? एक्सेप्शन। रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम तो होती है, पर ऐसा क्यों होता है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहला क्या? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। पहला क्या? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? हमारा प्राइस बढ़ा तो हमारा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट से महंगा हो जाएगा, तो हमारे कस्टमर कहाँ चले जाएंगे? सब्सटीट्यूट के पास। इनकम इफेक्ट मतलब क्या? हमारा प्राइस बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ती नहीं है, तो परचेसिंग पावर क्या हो जाता है? उनका कम हो जाता है, इसलिए जो पहले ज़्यादा खरीद रहे थे अभी कम खरीदने लगे। और हमारा प्राइस बढ़ा तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे वे अफोर्ड करना बंद कर दिए, इसलिए एग्जिट ऑफ ओल्ड कस्टमर। क्या इसका उल्टा प्राइस कम होने को होता है? इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? इलास्टिसिटी कितनी चीज़ों के साथ निकलती है? 3, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के कितने मेथड्स? 4, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल आउटले मेथड। वो सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के लिए, इनकम के लिए और क्रॉस के लिए क्या? एक ही फॉर्मूला है, पॉइंट इलास्टिसिटी वाला। इज दैट क्लियर? प्राइस इलास्टिसिटी क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैथमेटिकली देखें तो क्या फॉर्मूला है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1। आर्क इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। अगर सवाल में कुछ नहीं दिया तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? आर्क को। अगर आर्क से जवाब आ गया तो टिक करके आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज किससे निकालेंगे? पॉइंट से। इज दैट क्लियर? उसके बाद 5 टाइप की इलास्टिसिटी पढ़ी हम लोगों ने। 1 तो क्या? यूनिटरी इलास्टिक, उसमें क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और डिमांड कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 तो क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, रिलेटिवली इन इलास्टिक। और डिमांड कर्व क्या? स्टीपर। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 तो रिलेटिवली इलास्टिक। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और क्या? फ्लैटर। इज दैट क्लियर?
और इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या परफेक्टली इन इलास्टिक. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो, और डिमांड कर्व क्या वर्टिकल. अगर लास्ट की बात करें इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी, तो परफेक्टली इलास्टिक. परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू व्हाट जीरो, और हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा उसका डिमांड कर्व. ज्योमेट्रिक मेथड की का फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. अगर मिड पॉइंट रहा तो यूनिटरी इलास्टिक, वाई एक्सिस और मिड पॉइंट के बीच में रहा तो रिलेटिवली इलास्टिक, वाई मिड पॉइंट और एक्स एक्सिस के बीच में रहा तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, वाई एक्सिस पे रहा तो परफेक्टली इलास्टिक, और एक्स एक्सिस पे रहा तो परफेक्टली इन इलास्टिक. इसका लॉजिक भी मैंने समझाया, पर अभी रिवीजन में लॉजिक की जरूरत नहीं. इज दैट क्लियर. फिर क्या, टोटल आउटले मेथड, सब कुछ हमने पढ़ा है. कितनी चीज़ें डील करते हैं हम लोग इसमें, तीन. एक इलास्टिसिटी, एक प्राइस और एक आउटले. इलास्टिसिटी, प्राइस, आउटले, तीन में से दो चीज़ें गिवन होगी और एक मिसिंग होगी. तीन में से दो चीज़ें गिवन होगी और एक मिसिंग होगी. फॉर एग्जांपल इन इलास्टिक प्राइस बढ़ा तो आउटले का क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इन इलास्टिक का डायरेक्ट रिलेशन है, इलास्टिक का इनवर्स रिलेशन है, और यूनिटरी इलास्टिक का कांस्टेंट हर बार क्या होता है कांस्टेंट. तो प्राइस बढ़ा आउटले बढ़ा तो इलास्टिसिटी क्या हुई इन इलास्टिक, क्योंकि प्राइस बढ़ा आउटले बढ़ा मतलब क्या डायरेक्ट रिलेशन. प्राइस बढ़ा आउटले कम हुआ तो इनवर्स मतलब इलास्टिक, मतलब क्या इलास्टिक. इज दैट 100% क्लियर. यस और नो, टेल मी फास्ट. उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने इनकम इलास्टिसिटी. क्या पढ़ा, इनकम इलास्टिसिटी. क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 डिवाइडेड बाय क्या I2 माइनस I1 अपॉन I1. पर यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड शब्द यूज़ नहीं कर सकते. क्या शब्द यूज़ करना है, डिमांड. कि प्राइस के लिए ही क्वांटिटी डिमांड यूज़ होता है, अदरवाइज क्वांटिटी डिमांड यूज़ नहीं होता. इसके चार मेन पॉइंट्स याद रखने हैं. इनकम इलास्टिसिटी फॉर नॉर्मल गुड्स इज पॉजिटिव, फॉर inferior goods it is negative, for necessity it is positive but less than 1, luxury it is positive greater than 1. उसके बाद पढ़ा हमने क्रॉस इलास्टिसिटी. क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस तो हम प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं ना, प्राइस ऑफ व्हाट रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मीन्स सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. सब्सटीट्यूट का कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट, तो जवाब क्या आएगा पॉजिटिव. कॉम्प्लीमेंट्री का इनवर्स, तो क्या जवाब आएगा नेगेटिव. बट अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्ट सब्सटीट्यूट है तो क्या परफेक्टली इलास्टिक. उसके बाद में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, डिफरेंट यूजेस, टाइम पीरियड और पार्ट ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट. मोर तो मोर, लेस तो लेस. टाइट डिमांड, हैबिचुअल गुड्स, नो तो मोर, यस तो लेस. उसके बाद प्राइस रेंज, मॉडरेट तो मोर, वेरी हाई वेरी लेस, लो तो लेस. और लास्ट में लग्जरी, मोस्ट, कंफर्ट, मोर और नेसेसिटी लीस्ट. इसके साथ हमारा कौन सा चैप्टर खत्म हुआ, डिमांड. कौन सा चैप्टर खत्म हुआ, डिमांड. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सप्लाई और डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में सबसे पहला क्या, प्राइस, कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट. फिर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा रिलेशन इनवर्स. गवर्नमेंट पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, और अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम होगा. टेक्नोलॉजी कभी सप्लाई कम नहीं करती, हमेशा बढ़ाती है. और क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम जो लॉ ऑफ डिमांड के लिए था. इज दैट क्लियर. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस राइजेस, सप्लाई ऑल्सो राइजेस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. क्या सप्लाई कर डिमांड कर्व के जैसा रहेगा कि इनका डायरेक्ट रिलेशन होने से अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग. इज दैट क्लियर. मार्केट इक्विलिब्रियम, याद रखना दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर किसी चीज़ का प्राइस डिसाइडेड है तो एक कॉमन अजम्पशन है, क्या डिमांड और सप्लाई क्या है इक्वल है. डिमांड और सप्लाई क्या है इक्वल है. तो डिमांड और सप्लाई जहाँ इक्वल होते हैं क्या वहीं प्राइस डिसाइड होती है, और उस प्राइस का नाम क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट क्लियरिंग प्राइस. और उस क्वांटिटी का क्या नाम देते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इज दैट 100% क्लियर. क्या डिमांड और सप्लाई यूज़ होता है प्राइस निकालने के लिए, और डिमांड और सप्लाई दोनों हम कहाँ यूज़ कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. अब ये बात आपको ज़्यादा पता नहीं है तो इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरा नाम क्या देते हैं, प्राइस थियरी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस और लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई में एग्जैक्ट अपोजिट चीज़ें है सारी की सारी. लॉ ऑफ डिमांड में पहले कौन चेंज होता है, प्राइस, उसका इंपैक्ट किस पे देखा जाता है, डिमांड पे. लॉ ऑफ सप्लाई में पहले कौन चेंज होता है, प्राइस, उसका इंपैक्ट किस पे देखा जाता है, सप्लाई पे. बट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस में पहले क्या चेंज होता है, डिमांड या सप्लाई, और उसका इंपैक्ट किस पे देखा जाता है, प्राइस पे. इज दैट 100% क्लियर. बोलो, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी भी ऑफ कोर्स
बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, क्वांटिटी ऑफ कोर्स कम होगी, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगी, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी, और क्वांटिटी तो सप्लाई कम होगा तो भी कम होगी और सप्लाई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगी। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सप्लाई बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स मार्केट में क्वांटिटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। इज़ दैट 100% क्लियर? बट जब डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में बढ़ते हैं तो प्राइस का बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, बट क्वांटिटी बढ़ेगी। डिमांड एंड सप्लाई दोनों कम होते हैं तो प्राइस के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, पर क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। इज़ दैट 100% क्लियर? इसके साथ हमारा सप्लाई खत्म हुआ, इसके साथ हमारा क्या खत्म हुआ, सप्लाई। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या पढ़ा हम लोगों ने, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले उसमें यूटिलिटी पढ़ा। यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, क्या हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है, यूटिलिटी सेम होती नहीं है। और क्या यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर, यूटिलिटी इज नॉट एथिकली यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। सही गलत का कोई लेना देना, क्या हर चीज़ का एक एक एग्जांपल देखा हम लोगों ने, यस और नो, टेल मी फास्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पहली क्या, फॉर्म यूटिलिटी, किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करने से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। फिर क्या, प्लेस यूटिलिटी, किसी भी चीज़ का प्लेस चेंज करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको प्लेस यूटिलिटी। फिर क्या, टाइम यूटिलिटी, क्या वक्त बदलने की वजह से जिस चीज़ में यूटिलिटी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी। फिर सर्विस या नॉलेज यूटिलिटी, एक इंसान के पास नॉलेज है उसके लिए उसका उतना काम नहीं है, दूसरे को देने के बाद उसको अगर वो यूज़फुल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। और पोजेशन यूटिलिटी, एक इंसान के पास एक चीज़ है जो कुछ काम की नहीं है पर उसने किसी और इंसान को दे दी तो वो काम की हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजेशन यूटिलिटी। फिर दो टाइप है यूटिलिटी पढ़ने के, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में का मतलब क्या, जो भी यूटिलिटी आप कंज्यूम करोगे वो आप नंबर्स में बता सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये छोटा मोटा अजम्पशन है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, करेक्ट है। पहला यूनिट खाओगे तो जो यूटिलिटी मिलेगी दूसरे में उससे कम मिलेगी, तीसरे में उससे और कम मिलेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके 3 कंडीशन से और 2 एक्सेप्शन है। 3 कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस कंजम्पशन, मतलब एक के बाद एक कंज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा होमोजीनियस कंजम्पशन, पहला प्रोडक्ट जैसा था डिट्टो दूसरा भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चम्मच चाय चम्मच से नहीं पिलाई जा सकती, कप से पी जाएगी, वाटर ग्लास से, फ्रूट डिश से। इज दैट क्लियर? 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डीम में अप्लाई नहीं होता है, एक हॉबी और एक मनी एंड मनी इक्विवेलेंट लाइक गोल्ड वगैरह। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या फ़र्क है, सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी, बट 2 यूनिट्स की यूटिलिटी इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी। दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के 3 रिलेशन और 2 फार्मूले। पहला, एट फर्स्ट यूनिट MU इज इक्वल टू TU, व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम, व्हेन MU इज नेगेटिव TU स्टार्ट्स फॉलिंग। MUN इज इक्वल टू क्या, TUN माइनस 1, या तो फिर चेंज इन TU अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। पहला वाला फॉर्मूला तब लगता है जब कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस एज इन जो प्रोडक्ट दिए हो 1 2 3 4 5 6, तो क्या पहला वाला फॉर्मूला काम करेगा, बट जब डिसकंटिन्यूस हो तब दूसरा वाला फॉर्मूला काम करेगा। इज दैट 100% क्लियर? और याद रखना ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में भी आएगा, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी आएगा और मार्केट में भी आने वाला है, सेम डिट्टो फॉर्मूला। उसके बाद लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था किस बात को लेके, किसी भी मार्जिनल यूटिलिटी को नंबर्स में बताना, तो उसने मार्जिनल यूटिलिटी को किससे रिप्लेस कर दिया, प्राइस विलिंग टू पे और प्राइस एक्चुअली पेज, मतलब मार्केट प्राइस। यस और नो? क्या इंसान की पहले यूनिट को लिए देने की प्राइस अगर 100 है तो अगले यूनिट पे 80 कम होते जाएगी, यस और नो? पहले यूनिट की ज़रूरत ज़्यादा होती है, दूसरा तो रिजर्व में है तो वो कम भी दिया जाएगा, यस और नो? टेल मी फास्ट। तो क्या लॉ ऑफ DMU जैसे प्राइस विलिंग टू पे भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, पर मार्केट प्राइस एक कस्टमर के प्राइस विलिंग टू पे पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, वो क्या सेम ही रहने वाला है। तो अगर मैं पे करने को कितना तैयार हूँ 100 और कितने में मिल रहा है 40, तो मेरा फ़ायदा कितने का 60, उसको क्या नाम दिया गया है, कंज्यूमर सरप्लस। तो फॉर्मूला क्या बना, प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेज। इज दैट क्लियर? और कब तक इंसान खरीदते रहेगा, जब तक प्राइस विलिंग टू पे और प्राइस एक्चुअली पेज इक्वल नहीं हो जाता। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को 2 तरीके से बोला जा सकता है, प्राइस विलिंग टू पे इज इक्वल टू मार्केट प्राइस या प्राइस एक्चुअली पेज, या फिर कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट, 0। और कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है, प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेज। उसके बाद हमने कौन सा,
ऑर्डिनल अप्रोच में कोई यूनिट कंज्यूम करके कितना मजा है ये बताना होता है कि किस में ज़्यादा मजा है या बताना होता है किस में ज़्यादा। तो ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि वीक अजम्पशन है? वीक अजम्पशन है। इसमें हम इंडिफरेंस कर्व निकालते हैं एमआरएस के थ्रू, इसकी ज़रूरत नहीं। मेन ये 8 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या? ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम आईसी गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एमआरएस इज स्लोप ऑफ आईसी। एज एमआरएस इज डिमिनिशिंग, आईसी इज कॉन्वेक्स, IC is negatively sloped. Two ICs never intersect. IC never touches either of the axis. Higher the IC, higher the satisfaction. दो exceptions है MRS diminishing होने को। पहला perfect substitute, वहाँ पे MRS क्या होता है? constant, इसलिए IC क्या हो जाता है? straight line। और दूसरा perfect complement, वहाँ पे MRS क्या होता है? जीरो, तो IC क्या हो जाता है? L shaped। Is that 100% clear? ये 8 पॉइंट्स याद रखने। उसके बाद में क्या इंसान हाईएस्ट आईसी पे रहना तो चाहेगा बट रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या पैसा लगता है। जितना बड़ा आईसी उतना पैसा भी ज़्यादा। पैसा अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? उसके लिए क्या निकाली जाती है फिर? बजट लाइन। क्या निकाली जाती है फिर? बजट लाइन को और आईसी को मिक्स करके हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट निकालते हैं। IC1, IC2, IC3। हम रहना तो IC3 पे चाहेंगे बट वो औकात के बाहर है। औकात के अंदर कितने हैं? IC1 और IC2। अब IC1 और IC2 में से जब सिलेक्शन करेंगे तो कहाँ रहना चाहेंगे? IC2 में। क्या IC2 के सारे पॉइंट्स बजट लाइन में कि एक ही पॉइंट बजट लाइन पे है? क्या उसी पॉइंट पे रहना पड़ेगा? यस और नो? बट इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उस पॉइंट का सेटिस्फैक्शन और बाकी पॉइंट का सेटिस्फैक्शन क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं बजट लाइन शुड बी वॉट? टेंजेंट टू द आईसी। और ज्योमेट्री में नियम है, जब कोई चीज़ टेंजेंट होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू व्हाट? स्लोप ऑफ आईसी। उसको फॉर्मूला फॉर्म में अगर लिखना है तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। इज दैट 100% क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।